बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें डिफिनीशन, एग्जाम्पल, थ्योरम और एक्सरसाइज 3.2 शामिल हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पे आप वाई प्राइम लिख लें और यहां पे एक्स प्राइम, बीच में इसके ये इसका सेंटर है, या इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहां पे अगर एक पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P की तरफ हमें जाना है, तो एक्स एक्सिस में हम A डिस्टेंस जाते हैं और वाई एक्सिस में हम B डिस्टेंस जाते हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे A एंड B, जो ये शो करता है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हम x एक्सिस में A यूनिट जाएंगे और फिर y एक्सिस में B यूनिट जाएंगे। यूनिट मीन ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन हमें ये दो एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो हम पॉइंट P तक पहुंचेंगे। तो ये A हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये जो B है ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P है। इस प्लेन को, ये असल में हमारे पास प्लेन है जो तमाम इन पॉइंट्स का सेट है, यानी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके एक्स एक्सिस में भी हमारे पास जो नंबर है वो रियल है और वाई एक्सिस में भी जो हमारे पास नंबर होगा वो रियल होगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है ये आर क्रॉस आर है, यानी रियल नंबर एक्स एक्सिस में और रियल नंबर वाई एक्सिस में, इन दोनों से हमें ये पॉइंट मिलता है। तो आर ये है और आर ये है, तो इसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। इस प्लेन को हम आर स्क्वायर कहेंगे। ये सेट है जिसमें तमाम जो पॉइंट्स हैं वो ए बी है। ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा वो ए बी होगा, जिसमें ये ए और बी क्या है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हम एक पॉइंट को शो करते हैं। यहां पे हम दो यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। एक है आई यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो ये बताएगा कि एक्स एक्सिस में ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है। उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या है, तो उसको हम एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से शो करते हैं, और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे से शो करते हैं। अब ये हमारे पास OP एक पोजीशन वेक्टर है जो इस पॉइंट P की पोजीशन को शो कर रहा है। OP एक वेक्टर है जो इस P की पोजीशन को शो कर रहा है, और इस OP को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। इस OP का नाम क्या है, R है। तो ये जो OP वेक्टर है या ये R वेक्टर, इसको हम इस तरह शो करेंगे, AI प्लस BJ, यानी OP वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक X डायरेक्शन में और दूसरा Y डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरह इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि OP इज अ वेक्टर एंड दिस OP इज अ पोजीशन वेक्टर, जो इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है। इस तरह मिसाल ले लें कि आपके पास ये R वेक्टर है
3i प्लस 4j। इसका मतलब है कि ये जो OP वेक्टर है एक्स एक्सिस में 3 इसकी वैल्यू है और वाई एक्सिस में 4 है। और आसान समझ लें, अगर ये हमारे पास फोर्स है 3i और 4j, तो हम कहेंगे एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 3i प्लस 4j, यानी इस 4 के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट फोर्स लग रहा है। अगर यूनिट न्यूटन है तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस में 4 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो ये 3 और 4 क्या है? मैग्नीट्यूड है इस फोर्स की। एक्स एक्सिस में 3 न्यूटन एंड वाई एक्सिस में 4 न्यूटन। और आई जे हमें बता रहा है कि 3 न्यूटन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और 4 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है। इसको हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये आपको डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर शो करता है। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसमें हम एक वेक्टर को शो कर सकते हैं। एक और मिसाल समझ लें, इसकी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। जनरली हम इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह शो करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, यानी ये वेक्टर एक्स एक्सिस में x यूनिट है और y एक्सिस में y यूनिट है। अब ये x और y को हम एक वैल्यू से चेंज करते हैं, यानी r इज इक्वल टू 5i प्लस माइनस 4j, यानी ये वेक्टर इसके दो कंपोनेंट है, i डायरेक्शन में 5 है और j डायरेक्शन में ये वेक्टर -4 है, यानी इसकी वैल्यू -4 है। अगर मैं इसको ड्रा करूंगा, x एक्सिस में 5 है तो इसको हम यहाँ पे सूटेबल यूनिट के साथ ले लेंगे 1 2 3 4 और 5। और -4 का मतलब है कि अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। अबव ये पॉजिटिव y है, बिलो नेगेटिव y है। राइट साइड पे पॉजिटिव x है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x है। तो -4, नीचे हम 4 यूनिट आएंगे 1 2 3 4, तो यहां पे तो ये वेक्टर इस तरह होगा। तो ये 5i और -4j। तो ये जो r वेक्टर है, इसका पोजीशन क्या है? 5i, यानी x एक्सिस में पहले आप 5 यूनिट जाएं और y एक्सिस में डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है, 4 यूनिट जाएं तो आप इस पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -4। अब ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और आगे भी एक्सरसाइजेज में, तो इसको बहुत केयरफुली समझना है। इफ A and B are position vectors of the point A and B, हमारे पास दो पॉइंट है किसी इनिशियल पोजीशन से। एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है ये OA, इसको स्मॉल a से शो किया गया है। दूसरा पॉइंट B है, इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है OB, जिसको B से शो किया गया है। तो हमने AB, ये वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है AB, और ये AB पोजीशन वेक्टर हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस B माइनस A के इक्वल होगा। B में से A को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड होगा। तो इसका प्रूफ हमें फाइंड करना है। यहां पे ये हमने सपोज किया है कि OA वेक्टर जो है ये स्मॉल a के इक्वल है और OB वेक्टर स्मॉल b के इक्वल है। यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, हेड टू टेल रूल है, जिसमें हमने अगर इस ट्रायंगल जो वेक्टर है, 3 वेक्टर है, इसको ऐड करना है। तो देखें, हेड टू टेल रूल हमें यह कहता है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर हम इसको एक दूसरे पे रखें तो
पहले वेक्टर का टेल और ये जो आखिरी वेक्टर है इसका हेड आपस में मिला लिए। देखें हेड को हमने मिलाया हुआ है। इसको मैं दोबारा आपके लिए शो कर देता हूं कि देखें ओ ए हमारे पास एक वेक्टर है और ए बी हमारे पास वेक्टर है। तो ओ ए इस वेक्टर हेड के साथ ए बी ये दूसरा वेक्टर जो है इसका हेड रखा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये ओ बी होगा। तो अब हम इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं कि ओ ए ये वेक्टर ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ओ बी। हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो वो आ जाएगा ओ बी और इसको इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास स्मॉल बी है और ओ ए हमारे पास स्मॉल ए है। तो देखें ए बी वेक्टर हमारे पास आया है बी माइनस ए के। अब जब भी हमारे पास इस तरह आएगा, मैं अब इसको बार बार आपको फिर नहीं बताऊंगा, यहीं पे आप नोट कर लें कि अगर आपके पास पी क्यू एक वेक्टर है तो इस को फाइंड करने का तरीका यह होगा कि ओ क्यू माइनस ओ पी। इस तरीके से ए बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका यह है कि ओ बी पोजीशन वेक्टर में से ओ ए पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लें, या ओ बी को हमने बी से शो किया है और ओ ए को हमने ए से शो किया है तो हम बी में से ए को माइनस करेंगे। अब अगर आपके पास पी क्यू है तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू पोजीशन वेक्टर में से ओ पी पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको ए डी फाइंड करना है तो फिर आपको ओ डी पोजीशन वेक्टर में से ओ ए पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। यानी पहले आपने क्यू पोजीशन वेक्टर लिखना है और फिर आपने बाद में पी पोजीशन वेक्टर लिखना है। इसको अपने जहन में बिठा लें, यही बार बार यूज होता रहेगा। अब ये एग्जांपल 6 है जिससे हमारे पास और भी ये थ्योरम और इससे पहले जो हमने वो पॉइंट लिया था जिसको हमने शो किया था पॉइंट पी को ए और बी से, वो दोनों कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये है -4 और 6 और ये तमाम पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। हमने वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब यही है। -4 6 का मतलब है कि एक्स एक्सिस में -4 यूनिट और वाई एक्सिस में 6 यूनिट हैं, तो ये पॉइंट वहां पे मौजूद है। दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 8। हमें ये ए बी फाइंड करना है, ए बी पोजीशन वेक्टर। तो देखें इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है और इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है। इसको अब हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओ ए। ओ ए अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आई, इसके साथ आई आएगा, इसके साथ जे, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है और ये वाई में। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे -4i और +6j। दूसरा वेक्टर ओ बी है जो इस पॉइंट 6 और 8 को शो करेगा। तो ओ बी पोजीशन वेक्टर आपके पास है 6i यानी एक्स डायरेक्शन में 6 यूनिट और वाई डायरेक्शन में 8 यूनिट है। तो ये आई यूनिट वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है और जे एक यूनिट वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी वेक्टर इस थ्योरम के मुताबिक ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ओ बी के कंपोनेंट है 6i + 8j माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएं, ओ ए के कंपोनेंट है -4i और +6j। 6i +
8j माइनस एन माइनस प्लस 4i माइनस एन प्लस माइनस 6j। i को i के साथ ऐड करेंगे यानी 6i को 4i के साथ ऐड करेंगे और 8j को इस माइनस 6j के साथ ऐड करेंगे। तो 6i और 4i ये 10i हो जाएगा और 8j माइनस 6j प्लस 2j। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है 10i प्लस 2j। यानी x एक्सिस में ए बी वेक्टर कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं और y एक्सिस में 2 यूनिट्स हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट नॉट एट द ओरिजिन। अगर हमारे पास वेक्टर है और उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं है, इन तमाम बातों से हमें ये पता लगा कि ये हमारे पास देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट P1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और दूसरा पॉइंट P2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। हमें ये P1 P2 ये वेक्टर फाइंड करना है। तो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? इस P1 का पोजीशन वेक्टर ये O P1 है और इस P2 का पोजीशन वेक्टर O P2 है। ये हमारे पास ओरिजिन O है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ए बी वेक्टर को फाइंड किया था ओ बी माइनस ओ ए, इसी तरीके से P1 P2 वेक्टर, आप इस पे एक तरह वेक्टर का निशान भी लगा सकते हैं। P1 P2 वेक्टर इसी थ्योरम के मुताबिक OP2 में से OP1 माइनस करेंगे। OP2 पोजीशन वेक्टर में से OP1 पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास P1 P2 आ जाएगा। अब OP2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके वो हमारे पास देखें, इसके पॉइंट्स हैं x2 y2, तो ये आ जाएगा x2i प्लस y2j। फिर माइनस OP1 पोजीशन वेक्टर है x1 y1 के, तो ये जो OP है इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1i प्लस y1j, x2i प्लस y2j माइनस x1i माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस y1j। x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ लिखें x2i माइनस x1i प्लस y2j माइनस y1j। इसमें से आप ये i कॉमन निकाल लें तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो इससे हमें ये पता लगा अगर हमें इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो यहां पे देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है इसके i कंपोनेंट में से i कंपोनेंट माइनस करेंगे, यानी x2 में से x1 माइनस करेंगे, साथ i लिख लेंगे और j कंपोनेंट में से j कंपोनेंट माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे और इसके साथ j लिखेंगे, तो हमारे पास P1 P2 ये वेक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है, यदि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये तमाम हम सीखते हैं। पहले है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, एक है 2i और दूसरा
वाई जे। दूसरा वेक्टर है v, इसके भी दो कंपोनेंट्स है x2 i प्लस y2 j। ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, यानी u वेक्टर और v आपस में कब इक्वल होंगे? u वेक्टर की जगह हम उसके कंपोनेंट लिख लेते हैं 2i प्लस वाई जे, और v की जगह इस v वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे x2i प्लस y2 जे। तो ये दो वेक्टर तब इक्वल होंगे के x कंपोनेंट x के इक्वल हो और y कंपोनेंट y के, यानी x2 ये इस 2 के इक्वल हो और ये जो y2 है ये इस y के इक्वल हो, यानी x कंपोनेंट जो i के साथ जो कुछ है और यहां पे i के साथ जो कुछ है वो आपस में इक्वल हो, और j के साथ जो वैल्यू है और यहां पे j के साथ जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि दो वेक्टर आपस में इक्वल है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड हम किस तरह करेंगे? हमारे पास एक वेक्टर u है, उसके कंपोनेंट्स हैं 3i प्लस 4j, v है 4i माइनस 5j। इन दो वेक्टर्स को ऐड करना u प्लस v, यानी 3i प्लस 4j को प्लस करना है v के साथ 4i माइनस 5j। तो i कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, यानी 4i और 3i 7i, और j कंपोनेंट j के साथ ऐड होगा 4i माइनस 5j, इससे आएगा माइनस j। तो इस तरह हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं कि x की वैल्यू x के साथ ऐड हो और y की वैल्यू y के साथ, या i कंपोनेंट i के साथ ऐड हो और j कंपोनेंट j के साथ ऐड हो, तो इसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मीन्स कोई नंबर, उसको आप वेक्टर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? 2u, यानी हमारे पास एक वेक्टर u है, उसको 2 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और u वेक्टर है 3i प्लस 4j। तो 2 और u के कंपोनेंट है 3i प्लस 4j, तो ये 2i कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और j कंपोनेंट के साथ भी, यानी 2 इंटू 3i और 2 इंटू 4j। 2 3 आर 6i प्लस 2 4 आर 8j। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ये उसका मेथड है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है xi प्लस yj। अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी -1 के साथ, तो इसको इस तरीके से xi प्लस yj है, इसके हर एक कंपोनेंट को आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस xi और माइनस yj। तो ये इस u वेक्टर का नेगेटिव है, यानी उसके तमाम कंपोनेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। या अगर आप इसको इस मिसाल से लें, हमारे पास ये दो वेक्टर है, तो इस u वेक्टर को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, यानी -1, माइनस मीन -1, तो इसके कंपोनेंट है 3i और प्लस 4j, तो यह आ जाएगा -3i और -4j। तो एक तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर विद वेक्टर है, जो भी हमने डिस्कस किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ -1 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये जो वेक्टर हमें हासिल होगा ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, उसको हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं।
यानी अगर हमारे पास एक वेक्टर u है, इसमें से हमने v को माइनस करना है, तो u के कंपोनेंट्स है 3i प्लस 4j माइनस, और v के कंपोनेंट्स है 4i माइनस 5j। तो 3i प्लस 4j माइनस 4i माइनस और माइनस प्लस 5j। i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i माइनस 4i माइनस 1i, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस i, और 4j प्लस 5j 9j। तो ये इन दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। अगर इस तरह हो 2u माइनस 3v, अब इसमें दो हमारे पास ऑपरेशन है, हर एक वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई भी करना है और फिर उसकी सब्ट्रैक्शन भी करनी है। यानी देखें 2u की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 3, और v हमारे पास है 4i माइनस 5j। अब हम पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 6i प्लस 2 4 8j माइनस 3 4 12i, और माइनस प्लस 3 5 15j। तो ये देखें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और अब इसमें सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, यानी 6i और माइनस 12j से आएगा माइनस 6i, और प्लस 8j प्लस 15j से आएगा 23j। तो यहां पे देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी है, और फिर जब ये हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसमें दो ये ऑपरेशन शामिल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। अब दो और डिफिनीशन है, एक है जीरो और नल वेक्टर। वो वेक्टर जिसका x कंपोनेंट भी जीरो हो और y कंपोनेंट भी जीरो हो, तो इसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहेंगे, इसके दोनों कंपोनेंट जीरो हो। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को हम नॉर्म भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं। अगर ये हमारे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो फिर हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे? सिंबल ये है कि इस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दो स्ट्रेट लाइन है, x कंपोनेंट जो i के साथ है उसका भी स्क्वायर लेंगे, और y कंपोनेंट यानी जो j के साथ है उसका भी स्क्वायर लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो हम इसको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं, या इस वेक्टर का लेंथ कहते हैं, या नॉर्म कहते हैं। जिस तरीके से आपकी बुक ने ये जो एग्जाम्पल 9 दी है, जिसमें एक u वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है 2i माइनस 3j। हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो u मैग्नीट्यूड i के साथ जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर लें, फिर प्लस आएगा, और j के साथ जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर लें, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लें। तो 2 स्क्वायर 4 और माइनस 3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट, और 4 प्लस 9 इज 13 अंडर द रूट 13। ये इस वेक्टर का लेंथ है, या इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इससे पहले हमारा टॉपिक था कि हमने अगर एक वेक्टर का लेंथ फाइंड करना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। थ्योरम में हमने ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। हमारे पास ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स है xi प्लस yj। x का स्क्वायर लेंगे प्लस y का स्क्वायर लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आप
यहां से देखें, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ना कभी x की वैल्यू माइनस हो सकती है, ना कभी y की वैल्यू माइनस हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर की वजह से अगर x और y नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल तब होगा जब x और y दोनों कंपोनेंट 0 है। बाकी तमाम सिचुएशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और अगर उसका स्क्वायर रूट भी लें तो वो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो इससे हमें प्रूव हुआ कि u मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो 0 वेक्टर है, यानी उस वेक्टर का x कंपोनेंट भी 0 होगा और y कंपोनेंट भी 0 होगा, क्योंकि u मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अगर ये वाली वैल्यू 0 आती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 0 आता है, तो अगर x 0 है y 0 नहीं तब भी 0 नहीं आ सकता। अगर y 0 है और x 0 नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा। इस से 0 तब आता है इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दोनों कंपोनेंट 0 होंगे तो फिर इससे 0 आएगा। तो u मैग्नीट्यूड 0 तब आता है जब इस u वेक्टर का x कंपोनेंट भी 0 हो और y कंपोनेंट भी 0 हो। या हम इसके कन्वर्स भी ले सकते हैं। ये बात हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, अगर किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट x भी 0 हो और y भी 0 हो तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, u इज इक्वल टू x की जगह भी लिखेंगे 0i प्लस y की जगह भी 0 लिखेंगे 0j। या हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू, जब ये दोनों 0 हैं तो इसका मतलब है वेक्टर u क्या है, 0 है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो पॉजिटिव वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, यानी ये माइनस खत्म हो जाता है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। माइनस यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस यू की वैल्यू तो हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आई माइनस माइनस प्लस माइनस वाई जे और मैग्नीट्यूड। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो जब हम u वेक्टर, इस माइनस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर और अंडर द रूट। माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाता है, यानी से आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस खत्म वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो माइनस यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये असल पे यू मैग्नीट्यूड है। तो देखिए माइनस यू मैग्नीट्यूड दोबारा यू मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया, ये माइनस इससे खत्म हो जाता है। के यू होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड एंड यू मैग्नीट्यूड। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के और u की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे और इसका मैग्नीट्यूड k को इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो k एक्स आई प्लस k वाई जे मैग्नीट्यूड। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो i के साथ जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेंगे तो k एक्स होल स्क्वायर और j के साथ जो वैल्यू है के वाई इसका भी स्क्वायर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लेंगे तो ये के यू मैग्नीट्यूड है। ये स्क्वायर के ऊपर भी है तो के स्क्वायर और एक्स के ऊपर भी है तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और वाई स्क्वायर
स्क्वायर रूट, इसमें से k स्क्वायर कॉमन निकालने तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट k स्क्वायर के ऊपर अलग लिख लें और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके ऊपर अलग लिख लें। अब ये जो हमारे पास है k स्क्वायर और अंडर द रूट, ये हमारे पास k मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है। इस तरीके से ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये u मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पे k स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये k मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट है। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ये हमारे पास इस u का मैग्नीट्यूड है। देखिए हमने प्रूफ कर लिया कि k u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हम लें और इससे 1 आ जाए, यानी u मैग्नीट्यूड इससे 1 आ जाए, तो हम फिर इस u को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ये हमारे पास एक वेक्टर है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और वो यूनिट वेक्टर हो, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इस वेक्टर का हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह कहेंगे कि हमने एक यूनिट वेक्टर इस u के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से हम ये केप लगा लेंगे। तो जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर है, उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि इस वेक्टर को लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस इक्वेशन से जो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड होगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हम इस एग्जांपल 10 में इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इस 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस फिर इस -2 का स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 3 स्क्वायर 9 और -2 स्क्वायर 4 और इसके ऊपर अंडर द रूट, तो इससे आएगा 13 और अंडर द रूट। ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर के असल में ये कंपोनेंट है 3i -2j डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड यानी 13 अंडर द रूट। इसको हम अलग-अलग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 के नीचे भी अंडर द रूट 13 लिखें और साथ i, -2 के नीचे भी अंडर द रूट 13 लिखें और ये j। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में। अब ये किस तरह यूनिट वेक्टर है? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा। ये जो यूनिट वेक्टर है इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस 3/13 अंडर द रूट इसका भी स्क्वायर लेंगे प्लस इस -2 बाय अंडर द रूट 13 का भी स्क्वायर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय, और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस -2 स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा 13। इन दोनों का एलसीएम आएगा 13, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर द रूट। 9 प्लस 4 इज 13, नीचे भी 13, 13 और 13 कैंसिल, यानी 13 1 आर 13। तो ये जो यूनिट वेक्टर है u, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ। इसलिए ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, जो इस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में।
ये हमारे पास रेशो थ्योरम है जिसका रिजल्ट बहुत जगह पे यूज होता है, इस वजह से इसको भी जरा केयरफुली देखें। लेट ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर यानी इस पॉइंट ओ से एक वेक्टर हम यहाँ ड्रा करते हैं जो इस पॉइंट ए की पोजीशन को शो करता है, और इस ओ ए को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ए, लेट ए एंड बी। और ये जो पॉइंट बी है इसको एक पोजीशन वेक्टर ओ बी से शो किया है जिसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली if C divide AB internally in the ratio P and Q। A और B को हम ज्वाइन करते हैं, ये AB वेक्टर आ गया। इस AB वेक्टर के यहाँ पे बिटवीन एक पॉइंट C है जो इस AB को P और Q रेशो के साथ डिवाइड करता है, यानी ये P हिस्से हैं और ये Q हिस्से हैं। और ये जो OC है इस वेक्टर को हम स्मॉल c से शो कर रहे हैं। इफ C डिवाइड ए बी इंटरनली यानी इस यहाँ पे इनसाइड इन द रेशो P एंड Q। ये C ए बी को P और Q रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये हिस्से P है और ये हिस्से Q है। यानी अगर आप एग्जाम्पल ने फॉर एग्जाम्पल 3:2 तो यानी ये 3 हिस्से हैं और ये 2 हिस्से हैं। देन द पोजीशन वेक्टर C ऑफ C, तो ये जो C है इस C का पोजीशन वेक्टर ये जो OC है इसको हमने स्मॉल c से शो किया है। इस स्मॉल c पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है तो वो स्मॉल c इसके इक्वल होगा QA प्लस PB डिवाइडेड बाय Q प्लस A। यानी ये A वेक्टर इसके साथ ये Q रेशो मल्टीप्लाई होगा और ये जो B वेक्टर है इसके साथ ये P रेशो मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय, और नीचे यही दो रेशो आपस में ऐड होंगे, तो ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास C है, C डिवाइड्स ए बी इन द रेशो P एंड Q, यानी AC वेक्टर डिवाइडेड बाय CB वेक्टर। ये किस रेशो से डिवाइड हुआ है, P रेशो Q। AC P है और CB Q है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो Q के साथ AC वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, और P के साथ ये CB वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q। अब AC देखें जिस तरीके से AB हमारे पास OB माइनस OA है तो AC होगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू P, और CB वेक्टर आ जाएगा OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर Q। OC ये जो पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल c से शो हो रहा है माइनस OA हम स्मॉल a से शो कर रहे हैं इज इक्वल टू P OB स्मॉल b से रिप्रेजेंट हो रहा है और OC यहाँ पे भी स्मॉल c से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा QC माइनस QA इज इक्वल टू PB माइनस PC। इस माइनस वैल्यू को इस साइड पे लें तो QC प्लस PC इज इक्वल टू PB। इस माइनस को उस साइड पे ले जाए तो प्लस QA। इन दोनों में से C कॉमन निकाल लें तो इन साइड रह जाएगा Q प्लस P इज इक्वल टू, ये इसी तरह है। हम इसकी तरतीब भी बदल सकते हैं, Q
के साथ ये जो ए है तो ए को पहले लिख लेते हैं क्यू ए, और इस वाली वैल्यू को बाद में भी लिख सकते हैं। इस तरह भी आप रहने दे सकते हैं क्यू पी पी सी को यहीं पर रहने दें, ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू इस साइड से उस साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा क्यू प्लस, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी इस सी का पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो ये फार्मूला, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर कहीं पे यूज होगा तो आप यहीं से फिर देख लिया। एग्जाम्पल 11 है जिसमें दो वेक्टर हैं, ये उसके कंपोनेंट्स है और ये इस रेशो के साथ डिवाइड हुए हैं। इस दो वेक्टर्स के दरमियान एक वेक्टर है जो इन दो वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को दो पोजीशन वेक्टर्स से शो किया गया है, एक पोजीशन वेक्टर ओ ए है और दूसरा पोजीशन वेक्टर ओ बी है। ओ ए को ए से शो किया गया है, ए की वैल्यूज है 2i माइनस 3j और बी की वैल्यूज है 3i प्लस 2j। इन दो वेक्टर्स के दरमियान एक सी वेक्टर है, हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ये जो ओ सी है इससे स्मॉल सी से शो किया गया है, हमें इस सी का पोजीशन वेक्टर यानी ये स्मॉल सी फाइंड करना है। और ये ए बी को किस रेशो के साथ डिवाइड किया गया है, 4:3, 4 और 3 रेशो के साथ। तो 4 हमारे पास P आ जाएगा और 3 हमारे पास Q आ जाएगा। अब ये फार्मूला है, C इज इक्वल टू ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। तो C इज इक्वल टू ए हमारे पास है 2i माइनस 3j और Q की वैल्यू देखिए 3 है तो यहाँ पे शुरू में लिख लेंगे, प्लस P हमारे पास 4 है और इसके साथ B वेक्टर ये है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय Q प्लस P यानी 4 प्लस 3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6i माइनस 3 3 9j प्लस 4 3 12i प्लस 4 2 8j divided by 4 plus 3 7, 6i and 12i 18i, 8j minus 9j minus 1j divided by 7। तो C is equal to 18 के नीचे 7 अलग लिखें और साथ ये i है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और j। तो इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C उसके ये पार्ट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, या ये वेक्टर इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। अब हमने एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी मदद से हम ज्योमेट्री के कुछ फैक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं। एक फैक्ट ये है जो हमने थ्योरम भी चैप्टर क्लास 9 में किया था कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है OAB और ये D और E इसके दो साइड्स का मिड पॉइंट है। AO का मिड पॉइंट D है और OB का मिड पॉइंट E है। जब हम इस DE को ज्वाइन करते हैं तो ये प्रूव ये करना है द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये DEAB के पैरेलल है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और ये DEAB का आधा होगा लेंथ में। ये दो बातें प्रूफ करनी है। गिवन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की 3 साइड है जिसमें से OA साइड का मिड पॉइंट D है और OB उसका मिड पॉइंट E है। हम इस D और E को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो DE ये लाइन सेगमेंट है
ये इसका थर्ड साइड, यानी दो साइड तो ये है जिसमें मिड पॉइंट्स हैं इन दो साइड के डी और ई, तो ए बी इसका थर्ड साइड है। तो ये जब हम डी ई को ज्वाइन करेंगे तो ये डी ई इस थर्ड साइड ए बी के पैरेलल भी होगा और ये डी ई इस थर्ड साइड का हाफ भी होगा एंड इक्वल टू हाफ हाफ इट। तो हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें ओ ए, ये तमाम हम वेक्टर लेते हैं कि ये जो ओ ए वेक्टर है ये स्मॉल ए के इक्वल है और ये ओ बी वेक्टर ये स्मॉल बी के इक्वल है। तो ये ओ ए है और ये ओ बी स्मॉल बी है। तो ये डी क्योंकि ओ ए का मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि ओ डी, ये जो ओ डी है ये ओ ए का आधा है क्योंकि मिड में है, ओ ए का आधा है या ए बाई 2 इसको हम कह सकते हैं। और ये जो ओ ई है ये ओ बी का आधा है क्योंकि ई मिड में है, तो ये ओ बी का आधा है। आधे के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और ओ बी की वैल्यू बी बाई 2 है। तो ये बातें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब ये जो डी ई वेक्टर है, देखें डी ई, इसको हेड टू टेल रूल के जरिए अगर हम ऐड करें तो डी ई होगा डी ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो ओ डी हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर है तो हम इसकी तरतीब जब बदलेंगे तो डी ओ अगर पॉजिटिव है तो फिर ओ डी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस ओ ई। अब माइनस ओ डी हमारे पास देखें ए बाई 2 है और प्लस ओ ई जो है वो बी बाई 2 है। इसका एलसीएम 2 ले लें तो ऊपर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, या डी ई इज इक्वल टू, इसकी आप तरतीब बदल लें तो बी पहले लिखें और ए बाद में बाई 2। तो डी ई वेक्टर जो है वो बी माइनस ए बाई 2 आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब आ जाए ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, दो वेक्टर का सम ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ की अगर मैं तरतीब बदल लूं, इसको ओ ए लिख लूं, तो फिर मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये ए ओ को अगर मैं ओ ए लिखूंगा तो साथ माइनस लिखूंगा प्लस ओ बी। अब माइनस ओ ए तो हमने यहाँ पे ए के इक्वल लिया, स्मॉल ए के, और ओ बी हमारे पास बी है तो इसकी तरतीब भी बदल लें तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, ये इक्वेशन 2। अब ये जो हमारे पास डी ई है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो डी ई है ये तो हमारे पास b माइनस ए बाई 2 है और डी ई इज इक्वल टू b माइनस ए, तो हमारे पास ए बी है तो मैं b माइनस ए की जगह ए बी लिख लूंगा और डिवाइडेड बाई 2, इस 1/2 को इस तरह लिख लूंगा अलहदा और ए बी। देखें ये प्रूव हो गया है कि डी ई जो है हाफ ए बी है, ए बी का आधा है, और डी ई ए बी के पैरेलल भी है क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर तब आपस में पैरेलल होंगे जब हम एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरह लिख लूं a इज इक्वल टू अल्फा बी तो फिर a और b एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अल्फा कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, यानी अगर आप इसको एग्जांपल से ले लें कि अगर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 3b तो इसका मतलब है कि a और b एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन a वेक्टर b से 3 टाइम्स ज्यादा है, a इज इक्वल टू 3b।
या अगर इस तरह लिखूं कि इज इक्वल टू -2b, इसका मतलब है कि ए वेक्टर बी से दुगना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, यानी उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, स्केलर में नंबर, तो फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहां पे भी ये डीई और ए बी आपस में पैरेलल है। टू वेक्टर्स A and B are parallel if and only if A is equal to alpha B, where alpha is scalar। यानी अगर ये आपके पास A वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर 2A है, तो देखें ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला वेक्टर इससे दुगना है। तो ये वाला वेक्टर अगर B हो गया तो हम कहेंगे कि B इज इक्वल टू 2A, यानी ये जो सेकंड वेक्टर है ये A के पैरेलल तो है लेकिन सिर्फ इससे दुगना है, इस वजह से ये आपस में पैरेलल है और ये यहां पर भी प्रूव हो जाता है। अब एक और थ्योरम है कि द डायंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे पास ओ ए सी बी ये एक पैरेललोग्राम है, ओ सी और ए बी ये दो डायगोनल है। ओ सी का मिड पॉइंट एन है और ए बी का मिड पॉइंट एन है। ये हमने प्रूफ करना है कि ये जो दो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी आधे आधे हिस्से में डिवाइड करते हैं। ये और ये हाफ है, ये और ये हाफ है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। हमने इससे पहले एक रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है जिसको हमने ए से शो किया है, दूसरा पॉइंट बी है उसका पोजीशन ओ बी है, ओ बी जिसका पोजीशन वेक्टर ओ बी है इसको हमने स्मॉल बी से शो किया है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है जो ए बी को पी और क्यू रेशो के साथ काटता है या डिवाइड करता है। तो हमें इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ सी फाइंड करना है या ये सी फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। यानी इस सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस ए वेक्टर को इस क्यू रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है और इस बी वेक्टर को इस पी रेशो के साथ मल्टीप्लाई करना है, और नीचे हमें इन दोनों रेशो को ऐड करना है। अगर ये सी मिड में हो, अगर ये सी हमारे पास मिड में है तो इसका मतलब है कि फिर Q की वैल्यू और P की वैल्यू ये एक होगी, यानी ये C इन दोनों को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर ये जो फार्मूला होगा ये इस तरह बन जाएगा। देखिए अब P की वैल्यू भी 1 है और Q भी 1 है, तो यहाँ पे P और Q की वैल्यू 1 लिखें तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B और 1 प्लस 1, यानी C इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता है इस C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फिर फार्मूला है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड करें तो हमें इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड हो जाता है। इसको जहन में रखते हुए हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है इसके साइड्स को हम वेक्टर कंसिडर करते हैं। पैरेललोग्राम है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें ये ओ ए साइड को हम स्मॉल ए से शो करेंगे और इस ओ बी साइड को स्मॉल बी से शो करते हैं। ये जो एम है ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी पॉइंट्स बिल्कुल देखें वही बात है, ये एम हमारे पास इस ए
बी का मिड पॉइंट है। तो इस एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जिस तरीके से इस सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम कहते हैं कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायगोनल, देन बाय फार्मूला ये जो ओ एम है, ये पोजीशन वेक्टर ओ एम, जहां जिस तरह ओ सी या सी, इसको आप दोनों तरीके से शो कर सकते हैं, वो होगा ए प्लस बी बाई टू। तो देखें ये एम है जो इस ए और बी का मिड पॉइंट है, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करें और डिवाइडेड बाय टू। ये इक्वेशन 1 है। अब हम ये दूसरा डायगोनल लेते हैं ओ सी, इस एन को लेते हैं, ये एन हमारे पास ओ सी का मिड पॉइंट है, इस ओ सी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, एन है। तो लेट एन बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, देन बाय फार्मूला इस ओ एन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ओ सी का, ये पूरे ओ सी का मिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि जो पूरा ये जो ओ एन है, ये ओ सी का हाफ है, ओ सी बाई टू। और अगर आप इस ओ सी को एक वेक्टर कंसिडर करें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ ए प्लस ए सी, ये इस ओ सी के इक्वल होगा। तो अगर ये साइड ओ बी है तो इसके सामने जो इसका अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, ये भी बी होगा। तो ओ सी प्लस ए सी, ये इस ओ सी का, ये इस ओ सी के कंपोनेंट्स हैं, तो ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ओ सी की जगह हम लिख लेंगे ए प्लस बी और नीचे 2 है। तो देखें इस इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लगता है कि ये जो मिड पॉइंट एम है और ये ए बी का मिड पॉइंट एम और ये ओ सी का मिड पॉइंट एन, इनका पोजीशन वेक्टर सेम है, दोनों से सेम आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम एंड एन हैव the same position vectors, hence diagonals of parallelogram bisect each other। तो इस इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता लगता है कि ये जो ओ एम है, इसका पोजीशन वेक्टर और ये जो ओ एन है, इसका पोजीशन वेक्टर सेम है। जब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम है तो इसका मतलब है कि ये एक ही पॉइंट को शो कर रहा है, और जब ये एक पॉइंट को शो कर रहा है तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो m और n है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये हिस्सा जो ए बी का मिड पॉइंट है और ये हिस्सा जो ओ सी का मिड पॉइंट है, ये एक ही जगह है, डायगोनल है, एक डायगोनल ए बी और दूसरा डायगोनल ए सी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल है और ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल है। अब एक और बहुत अहम टॉपिक है, वो है वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इससे पहले हमने वेक्टर को प्लेन में शो किया था, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
तो इसके दरमियान जो हमारे पास वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक x और दूसरा y। इस तरीके से अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट P को जो वेक्टर शो करेगा वो होगा OP, क्योंकि ये इसका ओरिजिन है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं इस OP के, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। यानी OP वेक्टर को हम शो कर सकते हैं x और साथ यहाँ पे I लिखते हैं। I हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो x डायरेक्शन को शो करता है, और y और j हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो y डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमारे पास वेक्टर है। अगर इस तरह हमारे पास एक वेक्टर r हो, वहां पे लिखा हो 3i प्लस 4j, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर x एक्सिस में 3 यूनिट्स हैं और y एक्सिस में 4 यूनिट है। यानी अगर ये फोर्स है तो हम कहेंगे कि ये फोर्स x एक्सिस में 3 न्यूटन है और y एक्सिस में 4 न्यूटन है। लेकिन अगर स्पेस में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका फोर्स फाइंड करना है, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो इसको स्पेस कहते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये हमारे पास, आप इसको x एक्सिस कह सकते हैं, इस दूसरे वाले को z एक्सिस, और एक यहाँ पे y एक्सिस। ये y एक्सिस असल में इस तरह बाहर निकला होता है, लेकिन क्योंकि बोर्ड पे हम शो नहीं कर सकते थर्ड कंपोनेंट को, क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, ये एक x एक्सिस है दूसरा y है, तो ये जो इस तरह की लाइन है ये इस तरह है। इस तरह हमारा कमरा होता है, इसके 3 दीवारें होती हैं, इस तरह एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होती है। तो आप इसको x भी कह सकते हो, आप इसको y एक्सिस भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। एक को आप y एक्सिस कह दो, एक को आप x एक्सिस कह दें, दूसरे को आप z एक्सिस कह दें। x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम i कहते हैं, y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम j कहते हैं, और z एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम k कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है P। यहाँ पे इस पॉइंट P को हमने शो करना है। तो देखें, इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आपको 3 डिस्टेंसेस कवर करने पड़ेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो यहां पे अगर एक पॉइंट है, उसको शो करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हमारे पास ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो OP वो होगा xi प्लस yj प्लस zk। यानी अगर आपके पास यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसमें उसका जो इंजन है वो 3 एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन x एक्सिस में फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन y एक्सिस में फोर्स लगा रहा है और 6 न्यूटन z एक्सिस में फोर्स लगा रहा है। तो हम स्पेस में यानी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब शो करते हैं तो हम 3 कंपोनेंट्स के साथ शो करते हैं। यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के, इस OP के, वो होगा x, y और z, 3 पॉइंट से शो होगा। और याद रखें कि ये इस बोर्ड के ऊपर ये पॉइंट नहीं है, या ये OP इस बोर्ड के ऊपर नहीं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये OP है। तो इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, ए वेक्टर गिवन है 3i माइनस 5j एंड बी वेक्टर गिवन है माइनस 2i प्लस 3j। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी
इसे आपस में ऐड करना है। तो ए वेक्टर है 3i माइनस 5j प्लस 2 और बी हमारे पास है -2i प्लस 3j इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस माइनस माइनस इस 2 को -2i और प्लस 3j से आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 are 4i प्लस 3 2 are 6 एंड j। i को i के साथ यानी 3i माइनस 4i इसको आपस में सॉल्व करना है, माइनस 5j और प्लस 6j को आपस में सॉल्व करना है। तो 3i माइनस 4i माइनस 1i या जिसको हम सिर्फ माइनस i भी लिख सकते हैं और प्लस 4j में से जब 5j माइनस होंगी तो इससे भी 1j आएगा जिसको हम सिर्फ j भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज 3a minus 2b is equal to 3. Value of a is 3i minus 5j minus 2 and b is minus 2i plus 3j। 3 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 are 9i, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 5 are 15j। अब -2 को भी इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस 2 2 are 4 और साथ है i प्लस माइनस प्लस माइनस 2 3 are 6 और ये j। 9i और 4i को आपस में ऐड करना है और माइनस 15j और माइनस 6j को आपस में सॉल्व करेंगे तो 9i और 4i ये हमारे पास आ जाएगा 13i, माइनस एंड माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का लगेगा, माइनस 15j एंड माइनस 6j इज 21j। थर्ड पार्ट इज, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है a माइनस b के साथ, यानी 2 पहले हमने a और b को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। a वेक्टर है 3i माइनस 5j फिर है माइनस, फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2i प्लस 3j। 2 3i minus 5j minus and minus plus 2i and minus plus minus 3j। 2 3i और 2i को आपस में प्लस करेंगे तो एक साथ लिखेंगे और माइनस 5j और माइनस 3j को आपस में सॉल्व करना है तो 3i प्लस 2i 5i माइनस 5j और माइनस 3j माइनस 8j। अब इस 2 को इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 are 10i एंड प्लस माइनस माइनस 2 8 are 16j। ये हमारे पास है 2a माइनस b। फोर्थ पार्ट में हमें a प्लस b फाइंड करके फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले हम a और b को प्लस करते हैं। a है 3i माइनस 5j प्लस b है माइनस 2i प्लस 3j। 3i माइनस 5j प्लस माइनस माइनस 2i प्लस 3j।
3i के साथ 2i लिख लेंगे और -5j के साथ 3j लिख लेंगे। 3i minus 2i 1i and -5j and -3j तो -2j। अब हमने a प्लस b जो फाइंड किया है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड होता है इन दोनों कंपोनेंट यानी 1 का स्क्वायर लेंगे और प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर अंडर द रूट, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। 1 स्क्वायर 1 and -2 square is 4 under the root 1 plus 4 is 5 under the root। 5 part is a magnitude minus b magnitude। तो पहले a magnitude, तो a वेक्टर हमारे पास है 3i minus 5j, इसका मैग्नीट्यूड यानी इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। 3 square 9 plus -5 square is 25, 25 and 9 is 34 and under the root। ये है a मैग्नीट्यूड। फिर b मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए b वेक्टर हमारे पास है -2i plus 3j। b मैग्नीट्यूड इस -2 का भी स्क्वायर लेंगे और इस 3 का भी स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर अंडर द रूट। -2 square is 4 and 3 square is 9 under the root। b magnitude is 4 plus 9 is 13 और ये अंडर द रूट। अब a मैग्नीट्यूड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे b मैग्नीट्यूड, तो a मैग्नीट्यूड हमारे पास है 34 अंडर द रूट माइनस और b मैग्नीट्यूड है अंडर द रूट 13। 6 पार्ट में हमें a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड को आपस में डिवाइड करना है। तो a मैग्नीट्यूड है 34 अंडर द रूट और b मैग्नीट्यूड है 13 अंडर द रूट। क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो। ये 4 वेक्टर्स हैं। हमें एक ऐसा वेक्टर इन चारों के लिए शो करना है, फाइंड करना है जो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को बताए। तो जो पहला वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, इसको हमने ए वेक्टर दिया 3i, यानी ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका जे कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट नहीं है, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा। इसको हम इस तरह ऊपर ये केप डाल लेते हैं। इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा इसकी जितने भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें और फिर उस पर स्क्वायर रूट डालें, क्योंकि इसका सिर्फ आई कंपोनेंट है ये 3, तो इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इससे आता है 3। अब हम ए यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला दोबारा मैं लिख लेता हूं। ए वेक्टर है 3i और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 और 3 कैंसिल, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया i। और ये हमें पता है कि आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आई असल में यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। पार्ट 2, इस वेक्टर को भी हम ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं 3i - 4j।
ये वही फार्मूला है। अब हमने ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए मैग्नीट्यूड यानी इस यूनिट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होगा इस 3 का स्क्वायर ले लें प्लस इस -4 का स्क्वायर ले लें इसके ऊपर अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 -4 स्क्वायर इज 16 और अंडर द रूट, फिर अंडर द रूट 9 + 16 इज 25, 25 स्क्वायर रूट इज 5। तो ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आया है 5। अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ये है 3i - 4j डिवाइडेड बाय, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। इसके कंपोनेंट को हम अलग अलग कर लेते हैं। 3 आयोटा के नीचे भी 5 है, -4/5 और j। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर का, जिसमें i कंपोनेंट 3/4 है और j कंपोनेंट -4/5 है। ये वेक्टर इस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे इसी फार्मूले से, तो इससे 1 आएगा। तीसरे पार्ट में हमारे पास ये वेक्टर है जिसका i, j और k कंपोनेंट है। इसको भी आप एक वेक्टर a से शो कर ले, i + j - 2k। यूनिट वेक्टर का यही फार्मूला है। अब हमने ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आप इसके ऊपर वेक्टर सिंपल डाल भी सकते हैं, तो यहाँ पे भी डाल दें। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये जो ए वेक्टर है इसके कंपोनेंट आई डायरेक्शन में 1 वैल्यू है, ये 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस जे के साथ भी 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस, और के के साथ -2 है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर 4, इससे आ जाएगा अंडर द रूट 6। ये फार्मूला दोबारा हमने लिख लिया है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जो हमारे पास है i + j - 2k, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर द रूट 6। अब हम इस कंपोनेंट को अलग लिख लेंगे। वो i के साथ 1 है, j के साथ भी 1 है, यानी 1/√6 i प्लस 1/√6 j -2/√6 k। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर का। फोर्थ पार्ट है, इसको भी हम ए वेक्टर कह सकते हैं। ए बी सी आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इसके कंपोनेंट है अंडर द रूट 3/2i -1/2 और j। ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर का। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाता है अंडर द रूट 3/2 इसका स्क्वायर, ये इसका x कंपोनेंट है, और -1/2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर 4 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4 अंडर द रूट 4, इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 3 + 1 अंडर द रूट 3 + 1 इज 4, नीचे भी 4 है अंडर द रूट 4/4 इज 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1। तो यानी ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ए वेक्टर है अंडर द रूट 3/2i माइनस 1/2j divided by a vector magnitude is 1. So under the root 3/2i minus 1/2j, इस 1 को नीचे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, लिखे या ना लिखे। क्वेश्चन 3 में आपको एक वेक्टर r गिवन है i माइनस 9j, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है P और Q, इसमें ये P और Q को फाइंड करना है। इस इक्वेशन में हम ये तमाम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R है I माइनस 9j इज इक्वल टू P अननोन है, A की वैल्यू है I प्लस 2j प्लस Q फाइंड करना है, B हमारे पास है 5I माइनस j। I माइनस 9j इज इक्वल टू पी आई प्लस p को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pj प्लस 5i को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5qi प्लस माइनस माइनस q को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो qj। I माइनस 9j इज इक्वल टू pi और 5qi, इसको इकट्ठा कर लेंगे, प्लस 2pj और माइनस qj, इसको एक साथ लिख लेंगे। I माइनस 9j इज इक्वल टू, इन दोनों में I कॉमन है तो p प्लस 5qi प्लस इन दोनों में j कॉमन है तो 2p माइनस q और j। अब देखें आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसमें बीच में इक्विलिटी है, p प्लस 5q के साथ यहाँ पे i है और यहाँ पे i के साथ 1 है। इसी तरीके से इस j के साथ 2p माइनस 5q है और यहाँ पर j के साथ माइनस 9 है। तो हम कंपेयर करते हैं इस i और j के कोफिशिएंट को। इस साइड पे i का कोफिशिएंट है p प्लस 5q, इस साइड पे i का कोफिशिएंट है 1 और बीच में इक्विलिटी है, तो इसका मतलब है कि p प्लस 5q किसके इक्वल है, 1 के। तो हम कहेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। यहाँ पे i का कोफिशिएंट है p प्लस 5q इज इक्वल टू, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। यहाँ पर j का कोफिशिएंट है 2p माइनस q, यहाँ पे j का कोफिशिएंट है माइनस 9, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने इन दो इक्वेशन में से p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस 5q और ये माइनस 5q फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2p और प्लस 2p इक्वल हो जाएगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2p और माइनस 2p कैंसिल हो जाएगा। तो मैं किसी तरीके से भी इसमें से p और q की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे लिए ये आसान है, मैं कहूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 देन एड विद इक्वेशन 1। तो पहले तो इक्वेशन 1 को मैं इसी तरह लिख लेता हूं, p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2 5 are 10p माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5q और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 9 5 are 45।
देखें +5q और -5q कैंसिल, p and 10p 11, p इज इक्वल टू -45 और 1, तो इससे आता है -44। तो p किसके इक्वल होगा? -44, 11 को इस साइड पे ले तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, p इज इक्वल टू -4। जब आपके पास p की वैल्यू -4 आ गई, अब आप p को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले तो आपको q फाइंड हो जाएगा। तो पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, p की जगह हम पुट करेंगे -4 प्लस 5q इज इक्वल टू 1, 5q इज इक्वल टू 1, -4 इस साइड पे आ जाएगा तो +4, 5q इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज 5q इज इक्वल टू 5, और ये 5 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड, 5 1 जार 5, तो q इज इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू 1 है और p हमारे पास -4 है। क्वेश्चन 4 में वेक्टर p गिवन है, वेक्टर q गिवन है, और एक इक्वेशन गिवन है कि p प्लस q का अगर मैग्नीट्यूड लें तो वो 5 के इक्वल है। x फाइंड करना है, ये जो अननोन है इसको फाइंड करना है। तो पहले तो हम p और q को ऐड करते हैं, p प्लस q, p प्लस q है, p हमारे पास है 2i माइनस j प्लस q है x i प्लस 3j इज इक्वल टू 2i प्लस एक्स आई, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस जे और प्लस 3j, इसको एक साथ लिख लेंगे। 2i और एक्स आई ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से हम इस i को कॉमन ले सकते हैं, और 3j माइनस जे इज प्लस 2j। ये तो हमारे पास आ गया सिर्फ p प्लस q। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, p प्लस q मैग्नीट्यूड। तो p प्लस q मैग्नीट्यूड होगा i कंपोनेंट और j कंपोनेंट, इन असल में हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की। इसको हम स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर फिर अब स्क्वायर रूट डालते हैं, यानी 2 प्लस एक्स इसका स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे जो 2 है इसका स्क्वायर लेंगे, और ऊपर ये स्क्वायर रूट है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, p प्लस q मैग्नीट्यूड। अब ये a प्लस बी का फार्मूला है, अंडर द रूट, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b एंड 2 स्क्वायर 4, p प्लस q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 आर 4x एंड प्लस 4, p प्लस q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x, 4 प्लस 4 8, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। कंडीशन तो ये है कि p प्लस q मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो p प्लस q मैग्नीट्यूड है ये 5 के इक्वल है, और p प्लस q मैग्नीट्यूड हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। अब हमने इससे ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अंडर द रूट, इसका भी स्क्वायर लें और 5 का भी स्क्वायर लें, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, 25 को इस साइड पे लें तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 8 माइनस 25 इज माइनस 17 इज इक्वल टू 0।
अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की जगह यहाँ पे 1 है, बी 4 है और सी -17 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास है 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 होल स्क्वायर माइनस 4a1 है और c हमारे पास -17 है डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 1, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस एंड माइनस प्लस 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है 68 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2। अब हम देखते हैं कि 84 में से अगर कोई फैक्टर बाहर निकल सके तो 84 के हम फैक्टर बनाते हैं। इसको अगर हम 2 से करें तो 2 4s are 8 and 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, तो 2 2s are 4 multiply 21। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 84 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 21 और अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और इनसाइड रह जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ 2 बाहर सिर्फ रह जाएगा अंडर द रूट 21 और नीचे 2 है, इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें तो x आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 21। क्वेश्चन 5 है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट। ये 2 पॉइंट गिवन है, हमने इससे वेक्टर ए बी फाइंड करना है और फिर इसी वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 5 और ये ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 9। इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी, ये यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ओ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी। तो अगर आप हेड टू टेल रूल की मदद से देखें तो ओ ए प्लस ए बी, यानी एक वेक्टर का हेड एक दूसरे का टेल, ये देखें एक दूसरे के साथ है, तो इसका मतलब है कि ओ ए प्लस ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या है ओ बी वेक्टर। दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल की मदद से इस तरह हम ऐड करते हैं कि पहला वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ये आपस में अगर कंबाइन है तो फिर पहले वेक्टर का टेल और ये जो दूसरा वेक्टर है इसका हेड, ये ओ बी, ये हमें रिजल्टेंट देगा। तो क्योंकि हमें तो ए बी फाइंड करना है तो ए बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, इस वैल्यू को इस साइड पे लें तो आ जाएगा -ओ ए। हमारे पास ओ बी वेक्टर क्या है, ये पॉइंट के फॉर्म में है, ये बी वेक्टर हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में, अभी लिख सकता हूं कि 7i प्लस 9j, यानी ये जो बी वेक्टर है अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस में 7 है और y एक्सिस में 9 है। फिर माइनस ओ
ओ ए हमारे पास ये है अगर आप इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे -3i + 5j, यानी ये वेक्टर एक्स एक्सिस में -3 आया है और वाई एक्सिस में 5 आया है। अगर आप ये कहें कि ये -3 है, ये तो इस साइड पे होगा, तो हो सकता है कि ये वेक्टर इस साइड पे हो, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किया है, ये एग्जैक्ट इस तरह ड्रा नहीं होगा। तो बस सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो आपने ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है, और ओ बी पॉइंट के फॉर्म में तो इस तरह लिखा हुआ है 7 और 9, लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फिर लिखोगे 7i + 9j, और पॉइंट ए -3 और 5 है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे -3i + 5j, 7i + 9j माइनस एंड माइनस +3i माइनस ± 5j, 7i के साथ 3i और 9j के साथ -5j, 7i और 3i ऐड होंगे तो 10i, और 9j में से 5j जाएंगे तो 4j। ये हमारे पास ए बी वेक्टर है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इसका ये जो एक्स कंपोनेंट है, यानी आई के साथ जो है इसका भी स्क्वायर, और जे के साथ जो 4 है इसका भी स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर अंडर द रूट 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16, तो इससे आ जाएगा 116 अंडर द रूट। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, 116 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से कर लेते हैं, तो 2 5 are 10, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 8 are 16, फिर 2 से 2 2 are 4, ये 18 हो जाएगा, 2 9 are 18। तो मैं लिख सकता हूँ 116 को 2 2 are 4 मल्टीप्लाई 29 अंडर द रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, इनसाइड रह जाएगा 29 अंडर द रूट। ये हमारे पास ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब हमने ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी यूनिट वेक्टर होगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। इससे पहले भी मैं साफ कर चुका हूं, जो इस तरह मैं लिखता था, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे अब ए वेक्टर के बजाय ए बी वेक्टर का नाम है। तो ए बी वेक्टर तो अभी हमने फाइंड किया ही, वो है 10i + 4j डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये है 2 अंडर द रूट 29। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, 10i के नीचे भी 2 अंडर द रूट 29 लिखें, और प्लस 4j के नीचे भी 2 अंडर द रूट 29 लिखें। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5i बाय 29 अंडर द रूट और प्लस 2j बाय अंडर द रूट 29। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है ए बी सी डी is a parallelogram such that the coordinates of the vertices A, B and C are 3 vertices है उसके coordinates given है, यानी x और y पॉइंट given है। find the coordinate of the vertex D।
डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो फाइंड करने हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें ए वर्टेक्स गिवन है, बी, सी और डी फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 5। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम, तो हम कहेंगे कि वो एक्स एंड वाई है। हम कहते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी वो है एक्स एंड वाई। अब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं और फिर डी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसको आपस में इक्वल करेंगे। ए बी वेक्टर, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया कि ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको ओ बी में से ओ ए को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये यहाँ पे कहीं पे इसका ओरिजिन है। तो ये ओ ए है और ये ओ बी है। तो ओ ए और ए बी ये किसके इक्वल होगा? ये रिजल्टेंट है ओ बी का। तो क्योंकि हमें ओ बी फाइंड करना है, तो इस तरह आप इसको लिखोगे कि ओ ए प्लस ए बी, इन दोनों का रिजल्टेंट है ओ बी। तो ए बी हमारे पास वेक्टर होगा, वो होगा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो अगर आप इसको हर दफा ना भी करें तो ए बी को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये जो सेकंड पॉइंट है इसको पहले लिखते हैं और ये फर्स्ट पॉइंट को बाद में, और साथ इसके इस तरह लिख लें ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी के पॉइंट है 1 and 4। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1i और प्लस 4j माइनस ओ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and -3। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -2i और -3j। 1i प्लस 4j माइनस एन माइनस प्लस 2i माइनस एन माइनस प्लस 3j। 1i and 2i is 3i and 4j and 3j is 7j। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर हो गया। अब हमने डी सी वेक्टर फाइंड करना है, तो डी सी वेक्टर होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, इसी फार्मूला के मुताबिक। ओ सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 and 5, ये पॉइंट है तो ओ सी हम लिखेंगे 0i और -5j। फिर है माइनस ओ डी हमारे पास देखें पॉइंट फॉर्म में है, ओ डी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा xi और प्लस yj। तो 0i प्लस 5j माइनस xi माइनस प्लस माइनस yj। तो 0 माइनस xi इज माइनस xi और 5j और माइनस yj, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो 5 माइनस y और इसमें से ये j कॉमन ले लेंगे। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर ये इक्वल होगा डी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 7j इज इक्वल टू, और डी सी वेक्टर है
xi plus 5 minus yj, equating the coefficients of i एंड जे। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट माइनस एक्स है इज इक्वल टू, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 3 है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस साइड पे लें तो -3, 5 माइनस वाई है और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 7 है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 5 उस तरफ जाएगा तो -5, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2, y इज इक्वल टू -2, माइनस इस तरफ लें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर डी एक्स वाई इज इक्वल टू, डी एक्स की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -2, तो d के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए -3 एंड -2। क्वेश्चन 7 के 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमने फाइंड द कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, इस पी क्यू वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, यानी एक्स कंपोनेंट वाई एंड जेड, और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर का। तो ये हमारे पास पी पॉइंट गिवन है और ये क्यू पॉइंट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी एक्स है, जेड है और वाई एक्सिस। ओ पॉइंट को ओ पी वेक्टर से शो करेंगे और क्यू पॉइंट को ओ क्यू वेक्टर से शो करेंगे। हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये हमारे पास ओरिजिन को है ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, ये दो वेक्टर को अगर हम ऐड करें हेड टू टेल रूल से तो ओ क्यू इसका रिजल्टेंट आता है, ओ क्यू, क्योंकि देखें ओ पी का हेड और पी क्यू का टेल ये आपस में मिलते हैं, तो पहले वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड जब मिलाते हैं तो ये ओ क्यू असल में ओ पी और पी क्यू का रिजल्टेंट आता है। क्योंकि हमें पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू को यहीं पे रहने देंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी उस साइड पे आ जाएगा तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से पी क्यू फाइंड करना है। ओ क्यू, तो हमारे पास ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 1। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 2i - j, फिर माइनस ओ पी -1 और 2, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो -i और +2j, 2i - j -n प्लस i प्लस -2j, 2i प्लस i 3i -j -2j -3j। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास आता है 3i - 3j। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट -3 है, ये इसके कंपोनेंट। अब हमने इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर एंड अंडर द रूट, 3 स्क्वायर इज 9 -3 स्क्वायर इज 9 अंडर द रूट, 9 प्लस 9 18 भी होता है और 9 × 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है
और इनसाइड रह जाएगा 2। तो पी क्यू मैग्नीट्यूड इज 3/√2। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है, बाकी वही इक्वेशन है जिसकी मदद से हम पी क्यू फाइंड करेंगे। ओ क्यू पॉइंट, ओ क्यू को हम लिखेंगे, ये जो पॉइंट गिवन है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2i + 3j। ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा माइनस ओ पी -2i और +1j। पहला कोऑर्डिनेट x को शो करता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y को शो करता है। x के साथ यूनिट वेक्टर i लिखा जाता है और y के साथ यूनिट वेक्टर j लिखा जाएगा। 2i + 3j -n- +2i -±1j। 2i + 2i 4i, 3j - 1j is 2j। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट 2 है। अब हम पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इस 4 का यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 y कंपोनेंट है ये इसका स्क्वायर और अंडर दी रूट 4। 4 are 16 प्लस 2 2 are 4। 16 + 4 = 20। अंडर दी रूट या 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 अंडर दी रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है और अंडर दी रूट 5। तो पी क्यू मैग्नीट्यूड होगा 2/√5। पार्ट 3 में हमें जो पॉइंट गिवन है उसका x, y एंड z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी इस स्पेस में मौजूद है x, y और z। इस तरीके से इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे पहले जो 2 पॉइंट थे वो प्लेन में थे, यानी उसका x कोऑर्डिनेट था और y कोऑर्डिनेट था। तो ओ क्यू वेक्टर को हम लिख लेंगे 2i -1j और क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट भी है तो +3k। फिर माइनस ओ पी -i +1j या j और +2k। 2i -1j या j +3k -n - +i ±-j -±2k। 2i + i 3i -j and -j -2j। 3k - 2k is 1, यानी इसका x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट -2 है और z कंपोनेंट 1 है। अब हमने p q वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इन तीनों वेक्टर्स का स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर +-2 स्क्वायर +1 स्क्वायर और अंडर द रूट। 3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1। इससे आता है 14 अंडर द रूट। पार्ट 4 में ये 2 पॉइंट्स हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ओ क्यू आ जाएगा 1i -2j +3k माइनस ओ पी 2i +4j +6k। I -2j +3k minus 2i -+-4j -+-6k। I -2i -1i -2j -4j -6j +3k -6k -3k। तो x कंपोनेंट -1, y कंपोनेंट -6 and z कंपोनेंट -3। पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड
यहाँ पे i के साथ -1 है, j के साथ -6 है इसका स्क्वायर, और k के साथ -3 है इसका स्क्वायर, और फिर अंडर दी रूट। -1 square is 1, -6 square is 36, and -3 square is 9 अंडर दी रूट। इन सब को ऐड करें तो आता है 46 अंडर दी रूट। तो मैग्नीट्यूड इसका, आप इसको इस तरह लिख भी सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास अंडर द रूट 46 आता है। क्वेश्चन 8 में फाइंड इनिशियल पॉइंट P और टर्मिनल पॉइंट Q विच एवर इज मिसिंग। हमारे पास वेक्टर गिवन है -2 3 और एक पॉइंट गिवन है, ये इनिशियल है, फाइनल पॉइंट मिसिंग है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पी क्यू वेक्टर है ये असल में ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल होता है। इसको मैंने आपको प्रूव करके भी दिया। अब पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या है, वो है -2 i और +3 j। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ओ क्यू हमें अननोन है, माइनस ओ पी हम लिख लेते हैं। ओ पी हमारे पास अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा i -2 j, -2i + 3j इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर -i + 2j। इन तमाम वैल्यूज को एक साइड, इस साइड पे लें, -2i, ये इस तरफ आएगा तो +1i + 3j -2j, और यहाँ पे आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर। -2i एंड i -1i + 3j -2j + 1j इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ क्यू हमारे पास आता है -1i + 1j। अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें तो q इज इक्वल टू i हम हटा देंगे, यहाँ पे -1 गामा एंड 1, यानी दोबारा मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। Q उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 1, और वेक्टर फॉर्म में आएगा -1i + 1j। अब वेक्टर है और एक पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, P इनिशियल है, तो पी क्यू वेक्टर देखें, जब पी क्यू लिखा है तो P इनिशियल पॉइंट है और Q टर्मिनल है। इसको हम लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी। वेक्टर पी क्यू वेक्टर को इस तरह लिख सकता हूँ, 4i - 5j इज इक्वल टू ओ क्यू को, इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो -1i + 1j माइनस ओ पी मुझे फाइंड करना है। इस -OP को मैं इस साइड पे ले आऊंगा तो ये +OP हो जाएगा। यहाँ पे है -1i + 1j, इन दो वैल्यूज को मैं इस साइड पे ले आऊंगा तो -4i और +5j, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस। -1i एंड -4i -5i + 5j एंड 1j + 6j। तो OP वेक्टर हमारे पास -5i + 6j है, और अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा -5 एंड 6। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, P -5 है। अब जो वेक्टर गिवन है पी क्यू, ये 3 डायमेंशनल है, यानी x y एंड z, और ये एक पॉइंट है। वेक्टर को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और पॉइंट को पैरेंथेसिस में। तो ये हमारे पास वेक्टर है और ये पॉइंट है।
अगर हम इसको इस तरह आई जे और के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा -1i प्लस 3j माइनस 2k इज इक्वल टू ओ क्यू पॉइंट, ये ओ क्यू वेक्टर हमें फाइंड करना है, माइनस ओ पी 2i माइनस 1j माइनस 3k -1i प्लस 3j माइनस 2k। इस तमाम वैल्यू को भी आप इस साइड पे ला सकते हैं। देखें यहाँ पे ये माइनस है, तो इस तमाम वैल्यू को आप इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस 2i माइनस 1j और माइनस 3k। ये माइनस सिर्फ प्लस में चेंज होगा, बाकी सब कुछ इसी तरह रहेगा। और जब ये इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, बाकी ये इसी तरह आएगा। और अब इसको ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर -1i एंड प्लस 2i i प्लस 3j माइनस 1j प्लस 2j माइनस 2k माइनस 3k इज माइनस 5k। तो ओ क्यू वेक्टर हमारे पास आता है 1i प्लस 2j माइनस 5k। अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 2 एंड माइनस 5, और ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट। फोर्थ पार्ट में ये वेक्टर है और ये टर्मिनल पॉइंट है। पी क्यू को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे 2i माइनस 3j माइनस 4k। इसको मैंने आई जे और के फॉर्म में लिखा। ओ क्यू, ये पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लूंगा 3i माइनस j और प्लस 4k माइनस ओ पी। इस माइनस ओ पी को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस ओ पी हो जाएगा। 3i माइनस जे प्लस 4k, इन तीनों वैल्यूज को उस साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा -2i प्लस 3j, और ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा प्लस 4k। ओ पी वेक्टर इज 3i माइनस 2i 1i माइनस j प्लस 3j प्लस 2j प्लस 4k एंड 4k 8k। तो पॉइंट पी हमारे पास आ गया 1 2 एंड 8। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट पी 1 2 एंड 8। क्वेश्चन 9 में हमें ये 3 वेक्टर्स गिवन है। हमें 2a माइनस बी प्लस 6c इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 6 यूनिट्स हो, यानी इस वेक्टर से 6 टाइम ज्यादा हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो पहले तो मैं ये वेक्टर फाइंड करता हूँ। ये वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c, इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर को मैं फाइंड करूंगा। 2a हमारे पास है i प्लस जे प्लस के माइनस बी है 4i माइनस 2i प्लस 3k प्लस 3, और सी वेक्टर है i माइनस 2j और प्लस k 2i 2j प्लस 2k माइनस 4i माइनस एंड माइनस प्लस 2j माइनस 3k प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 2 3 6j प्लस 3k।
वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 4i, तो माइनस 2i और प्लस 3i, तो इससे आएगा i, 2j एंड 2j 4j माइनस 6j, तो माइनस 2j, 2k माइनस 3k, इससे आएगा माइनस 1k प्लस 2k, तो इससे आ जाएगा 2k। ये वेक्टर मेरे पास आया है। मुझे वो जो वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से 6 टाइम्स ज़्यादा हो, तो मैं पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे जो वेक्टर चाहिए वो इसके पैरेलल है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो मेरे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो मैं इस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करूंगा और वो यूनिट वेक्टर से फाइंड हो सकती है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, इसको हम, ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, वो होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहले मैं ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, यानी इस वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं एक्स कंपोनेंट, वाई और जेड, इसका स्क्वायर लूंगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर रूट, 1 square 1 minus 2 square is 4 and 2 square is 4 under the root, 4 plus 4 8 plus 1 9 under the root, और 9 under the root is 3, तो A magnitude is 3। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है A वेक्टर I minus 2j plus 2k डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 3। जो वेक्टर मैंने फाइंड करना है वो इस वेक्टर से 6 टाइम्स ज़्यादा है, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन है, इसको हमने यहाँ से डिराइव किया है। तो हम कहते हैं कि लेट बी बी द वेक्टर whose magnitude is 6 units and parallel to vector A। तो मैं जो B वेक्टर फाइंड करूंगा उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा, और क्योंकि पैरेलल टू द वेक्टर A है और वेक्टर A की डायरेक्शन ये, तो A कैप यानी ये यूनिट वेक्टर को मैं 6 के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6, और ये यूनिट वेक्टर है I minus 2j plus 2k divided by 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो आ जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k। ये वो बी वेक्टर है जो इस वेक्टर के पैरेलल है और 6 यूनिट मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि हमने इसको देखें 6 से मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन 10 में हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, उसके पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k, और q वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है माइनस i प्लस j प्लस k। हमें ओ आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इस p q को इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशो के साथ, 2 and 1 के साथ, और फिर इसी p and q को एक्सटर्नली 1 and 2 रेशो के साथ डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। OP इसका पोजीशन वेक्टर है I प्लस 2j माइनस k, इसको हम स्मॉल p से शो करते हैं। OP को
इस ओ पी को हम स्मॉल पी से शो करते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास ओ क्यू है, ओ क्यू। ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है, इसको हम माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है। इसको हम स्मॉल क्यू से शो करते हैं। हमें इस पी और क्यू के दरमियान एक पॉइंट है आर, हमें इस ओ आर पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना है। ओ आर जो इस पी क्यू को, ये जो हमारे पास पी क्यू वेक्टर है, इसको किस रेशो से डिवाइड करता है? 2:1। तो ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास M2 है। तो रेशो थ्योरम हमारे पास है, रेशो थ्योरम, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। रेशो थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमें ओ आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो अब ओ आर पोजीशन वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे, इस वैल्यू के साथ, इस वेक्टर ओ पी वेक्टर के साथ, ओ पी वेक्टर के साथ हमने इसके अपोजिट रेशो M2 मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस इस M1 को हमने ओ क्यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे इसी रेशो को ऐड करना है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M2 हमारे पास 1 है और ओ पी वेक्टर है I प्लस 2j माइनस के प्लस M1 हमारे पास 2 है और ओ क्यू वेक्टर है माइनस I प्लस j प्लस के डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी 2 प्लस 1। I मल्टीप्लाई 1 तो I प्लस 2j माइनस के, यही आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2I प्लस 2j और प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। I माइनस 2I तो माइनस I प्लस 2j एंड प्लस 2j 4j माइनस k प्लस 2k 1k डिवाइडेड बाय 3। तो ओ आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया, माइनस 1/3I प्लस 4/3j प्लस 1/3k। ये तो है इंटरनली। अगर ये ओ आर यहाँ पे कहीं है, एक्सटर्नली है, ये ओ आर इससे बाहर है, यहाँ पे है, यहाँ पे ओ आर, तो फिर और फार्मूले में कुछ फर्क नहीं आएगा। फिर अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर ओ आर का फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क आएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे उसी तरीके से M2 ओ पी वेक्टर ओ क्यू वेक्टर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा और M1 माइनस M2 यानी 2 माइनस 1। इस फार्मूले में सिर्फ एक्सटर्नली अगर हमें ओ आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा I प्लस 2j माइनस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस और माइनस प्लस 2I माइनस प्लस माइनस 2j माइनस प्लस माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1। I प्लस 2I 3I प्लस 2j माइनस 2j कैंसल, माइनस k माइनस 2k माइनस 3k हो जाएगा। तो ओ आर पोजीशन वेक्टर फिर हमारे पास आएगा
3i माइनस 3k। क्वेश्चन 11 एग्जैक्टली क्वेश्चन 10 की तरह हमारे पास क्वेश्चन है, एक वेक्टर है, एक पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा जो 5j है, और दूसरा पॉइंट डी है जिसका पोजीशन वेक्टर ओ डी है और उसकी वैल्यू है 5i प्लस जे, और हमारे पास एक पॉइंट है आर जो इस सी डी को 2 और 5 रेशो के साथ डिवाइड करता है। तो हमें इस ओ आर पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना है। वही तरीका है बाय रेशो थ्योरम। ओ आर इज इक्वल टू, ये ओ आर हम फाइंड करेंगे इस m1 रेशो को इसके अपोजिट वेक्टर ओ डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस m2 रेशो को इसके अपोजिट ओ सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वही रेशो ऐड हो जाएगी। ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। m1 हमारे पास 2 है, ओ डी है 4i प्लस j प्लस m2 is 5 and OC is 5j divided by m1 plus m2 यानी 2 plus 5. 2 4s are 8i plus 2j plus 5 5s are 25. j divided by 2 plus 5 is 7. 8i 2j plus 25j is 27j divided by 7. तो ओ आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 8/7i प्लस 27/7j। तो ये हमारे पास ओ आर पोजीशन वेक्टर है। 11 पार्ट 2 में हमें एक वेक्टर ओ ई गिवन है, उसके पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस 3j। ओ एफ पोजीशन वेक्टर है, उसकी वैल्यूज है 3i प्लस 2j, ये हमने लिख लिए हैं। ओ आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इस दो वेक्टर्स को 4:3 के साथ डिवाइड कर रहा है। तो हमें ओ आर और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी ओ आर इन दोनों वेक्टर से बाहर है। तो हमें इस ओ आर वेक्टर का पोजीशन फाइंड करना है। तो यही मेथड है बाय रेशो थ्योरम के ये वेक्टर अपने अपोजिट रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वेक्टर इस रेशो के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वही रेशो नीचे हमारे पास माइनस के फॉर्म में आएगी और यहाँ पे भी बीच में माइनस आएगा। इंटरनली में प्लस आता है और एक्सटर्नली में माइनस। तो ये देखें हमने लिख लिया m1 मल्टीप्लाई ओ ई वेक्टर माइनस m2 मल्टीप्लाई ओ एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। m1 हमारे पास 3 है और m2 हमारे पास 4 है। तो m1 3 और ओ ई है 2i माइनस 3j माइनस m2 4 और ओ एफ वेक्टर है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 यानी 3 माइनस 4। 3 2s are 6i माइनस 3 3s are 9j माइनस 4 3s are 12i माइनस plus minus 4 2s are 8, j divided by 3 minus 4 is minus 1. 6i minus 12i minus 6i minus 8j and minus 9j minus 17j divided by minus 1. माइनस 6i के नीचे भी माइनस 1 है और माइनस 17j के नीचे भी माइनस 1 है। तो ओ आर पोजीशन वेक्टर आएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल यानी 6i और यहाँ पे भी माइनस और माइनस कैंसिल यानी माइनस है माइनस प्लस एंड 17j। तो ओ आर
पोजीशन वेक्टर होगा 6i प्लस 17j। क्वेश्चन 12 है ये हमारे पास अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2 के एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3, फाइंड अल्फा। तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये होता है कि i का जो कोफिशिएंट है j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर लेते हैं और फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 स्क्वायर एन प्लस 2 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट एन 3। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा ताकि हम अल्फा फाइंड कर सकें। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 अंडर द रूट, इस साइड का भी स्क्वायर लें और 3 का भी स्क्वायर ले लें। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यह रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई 1 is 2 अल्फा, 1 square 1 and plus 4 5 is equal to 9, 2 alpha square plus 2 alpha plus 5, 9 को इस साइड पे लें, लेफ्ट साइड पे तो -9 और उस साइड पे 0 रह जाएगा। 2 alpha square plus 2 alpha, 5 minus 9 is -4 is equal to 0। इसमें से 2 कॉमन निकालें तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2, इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करें और 0 को भी 2 पे डिवाइड करें, ये कैंसल, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज 0। हमने इसको फैक्टराइज करना है, अल्फा स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है -2 अल्फा स्क्वायर। ऐसे दो फैक्टर हमें फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -2 आए, अल्फा स्क्वायर को फिलहाल छोड़ दें, -2 आए और प्लस करने से 1 आ जाए, तो वो हमारे पास है 2 1s are 2। साइन यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे माइनस। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है और +2 और -1 अगर इसको ऐड करें तो इससे +1 आता है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा की जगह लिख लूंगा 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा, 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। ये वही क्लास 9th वाला सिंपल फैक्टराइजेशन है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। इसमें से अल्फा कॉमन निकालें तो अल्फा +2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा, -1 कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और साथ 2 इज इक्वल टू 0, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। अल्फा +2 और अल्फा +2 कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा अल्फा और यहाँ पर रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो हम कहते हैं कि आइदर अल्फा +2 इज इक्वल टू 0, दिस implies that अल्फा इज इक्वल टू
+2 इस साइड पे आएगा तो -2, और अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू -1 इस साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा 1। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया -2 और दूसरा अल्फा की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन 13 इज इफ u, v and w represent the sides of the triangle, find this z। ये जो हमारे पास z है इसको फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल के 3 साइड्स को ये 3 वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। एक वेक्टर को हम u ले लेंगे, दूसरा वेक्टर v, और तीसरा वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा। यानी अगर ये u और v हम ऐड करें तो इससे w आएगा, तभी ये जो ट्राइंगल है आ सकता है, यानी ये क्लोज्ड फिगर आ जाएगी। तो इस फिगर से हमें पता लगता है कि ये w वेक्टर जो है ये इस u एंड v का रिजल्टेंट है, क्योंकि देखें इसका इस u वेक्टर का हेड और v वेक्टर का टेल मिलते हैं, तो इससे ये रिजल्टेंट आता है, पहले वेक्टर का टेल और ये सेकंड वेक्टर का हेड। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इस फिगर के मुताबिक। ये जो w है ये है u वेक्टर और प्लस v वेक्टर। यहाँ पे बुक में इस तमाम के ऊपर यहाँ पे कैप भी डाला गया है, ये शो कर रहा है कि i j k आर यूनिट वेक्टर्स। अगर मुझसे कहीं रह जाए आप उसको फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डाल लिया करें। तो w हमारे पास ये वेक्टर है i प्लस 6j प्लस zk इज इक्वल टू u है 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v वेक्टर इज -i प्लस 3j माइनस k। i प्लस 6j प्लस z k इज इक्वल टू 2i एंड माइनस i 3j प्लस 3j 6j प्लस 4k माइनस k प्लस 3। अब आप देखें दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1, वहां पे भी i का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 6, वहां पे भी j का कोफिशिएंट 6, यहाँ पे k का कोफिशिएंट z, वहां पे k का कोफिशिएंट 3। इसका मतलब है कि अगर हम इस k यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो z इज इक्वल टू 3 आता है। कंपेयर coefficients of k unit vector on both sides, तो हम कहेंगे कि z इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कि ये 3 है। 4 वेक्टर्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, और ये क्या है, ये a b c d हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। यानी जिस तरीके से ओ ए है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये ओ ए है, तो ए ओ ए पोजीशन वेक्टर ये है 2i माइनस जे प्लस के, ओ ए 2i माइनस जे प्लस के। इसी तरीके से ओ बी कोई दूसरा पॉइंट है, ओ बी उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और उसकी वैल्यू क्या है 3i प्लस जे। फिर एक तीसरा वेक्टर है ओ सी, उसका पोजीशन वेक्टर ये है 2i प्लस 4j माइनस 2k।
ये मैंने अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर नहीं ड्रा किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। इसको हो सकता है कि ये इस तरीके से ना हो, किसी और तरीके से किसी और डायरेक्शन में हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रा नहीं किया है। इसी तरीके से ओ डी एक और पोजीशन वेक्टर है पॉइंट डी का, उसकी वैल्यू ये है -i -2j प्लस के। ये हमारे पास 4 वेक्टर है जो ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर शो करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख लूंगा, ओ ए मेरे पास पोजीशन वेक्टर है 2i -j प्लस के। इसी तरीके से ओ बी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, जिसको इससे शो किया गया है 3i प्लस जे के साथ। ओ सी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, यानी पॉइंट सी के पोजीशन को इस वेक्टर से शो किया जा रहा है, वो है 2i प्लस 4j -2 के। और चौथा पॉइंट है डी, ओ डी डी पॉइंट की पोजीशन शो कर रहा है, वो है -i -2j प्लस के। ये हमारे पास 4 वेक्टर है, रिप्रेजेंट्स position vectors of these 4 points. Show that AB is parallel to CD. AB वेक्टर, ये AB वेक्टर जो है और ये CD वेक्टर, जो मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको एग्जैक्टली ड्रा नहीं किया, ये आपस में पैरेलल है। तो दो वेक्टर्स तब आपस में पैरेलल होते हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ ए वेक्टर is equal to स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। जिस तरीके से ए वेक्टर है हमारे पास ए बी, अगर ये दूसरा वेक्टर सी डी इसका कोई स्केलर मल्टीपल हो, यानी जब हम सी डी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उससे ए बी आ जाए, तो हम कहेंगे कि फिर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बाय डेफिनेशन two vectors are parallel if A is equal to alpha B, where alpha is scalar। अगर एक वेक्टर A है और दूसरा B है, अगर हम इसको इस तरह लिख सकें कि A वेक्टर B वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, यानी अगर हम B वेक्टर को किसी अल्फा, और अल्फा क्या स्केलर 1 2 3 -1 -2 -3 किसी भी नंबर को अगर इस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करूं और उससे ए आ जाए, तो फिर ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। तो पहले तो मुझे ए बी फाइंड करना है और फिर सी डी फाइंड करना है, फिर देखेंगे कि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है या नहीं है। तो मुझे इस तरह ये प्रूव करना है। पहले ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए बी वेक्टर मैं कई दफ़ा इस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि ए बी वेक्टर होगा अगर ओ बी वेक्टर में से आप ओ ए वेक्टर माइनस करें। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए बी को मैं लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए। ये बी जो सेकंड लेटर है ये पहले आएगा ओ के साथ, और माइनस ये जो फर्स्ट लेटर है ये बाद में आएगा ओ के साथ। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी 3i प्लस जे माइनस ओ ए 2i माइनस जे प्लस के। 3i प्लस जे माइनस 2i माइनस एन माइनस प्लस जे माइनस एन प्लस माइनस के। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i minus 2i 1i प्लस जे एंड प्लस जे प्लस 2j, और k यहाँ दूसरा नहीं है तो इस वजह से आएगा माइनस के। नाउ सी डी वेक्टर फाइंड करें। तो सी डी को हम लिखेंगे ओ डी वेक्टर
माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस ओ सी, ये है ब्रैकेट लगा देंगे 2i क्योंकि शुरू में माइनस है, प्लस 4j माइनस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 4j माइनस एंड माइनस प्लस 2k माइनस आई और माइनस 2i माइनस 3i माइनस 2j एंड माइनस 4j माइनस 6j प्लस k एंड प्लस 2k तो प्लस 3k। सी डी इज इक्वल टू, इनमें अगर आप देखें तो माइनस 3 कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा i प्लस 2j में से माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ पे ऐसे माइनस रह जाएगा उससे और k। सी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 और i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k, ये तो ए बी वेक्टर के इक्वल है। तो देखिए हमारे पास इस तरह आ गया कि सी डी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। मैंने इस तरह लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू अल्फा सी डी या सी डी, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू अल्फा ए बी, यानी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। तो यहां पे अगर आप देखें तो सी डी और ए बी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, यानी अगर आप ए बी को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, सी डी आता है। तो यहाँ पे ये जो अल्फा है ये माइनस 3 है, ए हमारे पास ये सी डी देखें ए है, ए वेक्टर है, ए बी बी वेक्टर है और ये अल्फा माइनस 3 है। तो सी डी इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, यानी अगर आप ये सी डी जो है ये ए बी का 3 टाइम्स है, सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी अगर ये सी डी है ये ए बी के 3 टाइम्स है, ये सी डी है ये ए बी से 3 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस 3 का मतलब है कि अगर सी डी ऊपर की तरफ है तो ए बी इसके पैरेलल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह होगा। तो सी डी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, सी डी ए बी से 3 टाइम्स ज्यादा है और माइनस का मतलब क्या है कि इस सी डी और ए बी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2